हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ से? GS 1, 2, 3 एंड 4 से। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग उन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अब ये क्वेश्चंस कहाँ पे हम पोस्ट करते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। ठीक है, अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं इनको आप सबमिट कर सकते हैं पीयर इवेल्यूशन के लिए। कहाँ पे आपको सबमिट करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्यूशन। तो यहाँ पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं और देखिए फिर नाइट में हम लोग इनको डिस्कस भी करते हैं। जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये जो टेलीग्राम चैनल है इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहाँ तक आज के सेशन की बात है तो आज भी हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन GS 1 सोसाइटी से है, ठीक है, और जो सेकेंड क्वेश्चन है वो GS 2 गवर्नेंस से हमने लिया हुआ है। 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो आप चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। एंड देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एक लर्नर की आंसर शीट को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वो उसका पर्पज है। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक 15 मार्कर है। 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा सारे पार्ट्स को। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्पाइट लीगल एक्सपेंशन ऑफ वुमेन्स राइट इन इंडिया, द सोसाइटल ट्रेंड्स दैट मेंटेन अ वायलेंट ऑर्डर अगेंस्ट वुमेन हैव रिमेन्ड इंटैक्ट, डिस्कस। तो देखिए, वुमेन्स राइट्स को लेके ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बेसिकली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी मुश्किल होगा कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं इसको आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ना इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डिस्पाइट लीगल एक्सपेंशन ऑफ वुमेन्स राइट इन इंडिया, मतलब महिलाओं के जो राइट्स हैं, वुमेन्स राइट्स का एक्सपेंशन हुआ है इंडिया में। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव काम हुआ है लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। इसके बावजूद भी सोसाइटल ट्रेंड, मतलब सोसाइटी किस तरह से एक्ट कर रही है, दैट मेंटेन अ वायलेंट ऑर्डर अगेंस्ट वुमेन, मतलब क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है उसके बावजूद भी बढ़ रहे हैं। अगर आप समझें इसका मतलब, वायलेंट ऑर्डर का मतलब क्या है कि क्राइम्स हो रहे हैं अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, और ये सोसाइटी का ट्रेंड है, तो इसको आपको वैलिडेट करना होगा, कोई डाटा वगैरह देना होगा। और ये जो ट्रेंड है ना, रिमेन इंटैक्ट, मतलब बरकरार है, मतलब ये जो आपने राइट्स का दायरा बढ़ाया है ना, जो एक्ट या लेजिस्लेशन आप लेके आए हैं उसके बावजूद भी क्राइम्स बढ़ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि ये इस क्वेश्चन की थीम है, अगर आपने इसको पकड़ लिया, ठीक है, तो अपना काम हो जाएगा। इसी को आपको आंसर करना है। अब देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना तो क्या करो, उसके कीवर्ड्स को देखो कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में लीगल एक्सपेंशन ऑफ वुमेन्स राइट, ये पहला कीवर्ड है। ठीक है, ये पहला कीवर्ड है। इसके बाद सोसाइटल ट्रेंड, इसको पहचानिए। देन वायलेंट ऑर्डर अगेंस्ट वुमेन, उसके बाद इंटैक्ट। ठीक है, तो इन चारों को अगर आप अच्छे से समझोगे ना तो क्वेश्चन की डिमांड आपको आराम से समझ में आ जाएगी। अब देखिए, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होंगे जिसको आपको एड्रेस करना होगा, इसको देख लेते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखिए, बेसिकली बात यही है कि सोसाइटी में आज भी वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, काफ़ी सारे स्टीरियोटाइप्स हैं, प्रिजुडिस वगैरह होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन। और वही इस क्वेश्चन की थीम भी है। और ये कहा गया है कि डिस्पाइट लीगल एक्सपेंशन ऑफ वुमेन्स राइट्स, मतलब आपको कुछ एक्ट बताने होंगे जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं वुमेन्स राइट्स के लिए। ठीक है, काफ़ी सारे एक्ट हैं, आप बता सकते हो।
तो ये एक पार्ट हो जाएगा। देन वायलेंट ऑर्डर अगेंस्ट वुमेन, मतलब जो क्राइम्स होते हैं, तो बता दो कि कौन कौन से क्राइम्स होते हैं जो आज भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। देन सोसाइटल ट्रेंड, तो आपको वैलिडेट करना होगा, या तो एनसीआरबी का डाटा बता दो या और कोई हम देखेंगे, तो उससे इस स्टेटमेंट को आप वैलिडेट कर लो। देन कहा गया है रिमेन इंटैक्ट, मतलब क्या कारण है जिसकी वजह से आज भी क्राइम्स देखने को मिलते हैं। भाई इतने सारे लॉ बना दिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्राइम्स है वो कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन की डिमांड है और इसी को आपको डिस्कस करना है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। तो भाई ये सारे इसके पार्ट्स हो जाएंगे। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, देन बताइए कि भाई जहां तक वुमेन की बात है तो उनके अगेंस्ट कौन कौन से क्राइम्स होते हैं, तो इसको बता दो। कौन कौन से एक्ट वगैरह हैं ये बता दो, क्योंकि कहा गया है कि इनको एक्सपेंड किया गया है। अब देखिए ये काफी ब्रीफ में होना चाहिए, देन क्या कहा गया है कि सोसाइटल ट्रेंड है, ये जो लेजिस्लेशन है ये इनफ नहीं है, तो भाई उस चीज को आपको वैलिडेट करना होगा। किस तरह से, कोई फैक्ट आपको यहां पे देना होगा। तो करंट अफेयर्स यहां पे आपके काम में आएंगे। और उसके बाद बताइए कि भाई क्यों ये लेजिस्लेशन इनफ नहीं है, क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है वो बताइए, और फिर आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए यहां पे एक चीज आती है वे फॉरवर्ड, सॉल्यूशंस, ठीक है। तो भाई देखो सॉल्यूशंस डेफिनेटली आपको देने चाहिए, ये 15 मार्कर है, बट देखिए काफी सारे पार्ट्स हो गए हैं। तो जब पार्ट्स ज्यादा हो जाए ना, तो क्या करो कि वे फॉरवर्ड को मर्ज कर दो आप कंक्लूजन में, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वहीं पे दे दो। बट मान लीजिए आप लोग इतने सारे पार्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अलग से यहां पे हेडिंग दे सकते हैं वे फॉरवर्ड, और वहां पे 2 या 3 जो भी आपको सोल्यूशन समझ में आता है वो आप दे देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि भाई किस तरह से आप इंट्रोड्यूस करोगे। तो भाई देखिए सोसाइटी में इस बात को तो आप मानते हो कि जो महिलाएं हैं, जो वुमेन है, उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, और ये कोई आज से नहीं हो रहा है, ये तो इतिहास उठा के देख लीजिए, ठीक है। तो इसी से आप शुरुआत कर दीजिए कि क्वेश्चन में कहा गया है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। तो इसका रूट कॉज क्या है, इसका रूट कॉज ये है कि आज भी मैन एंड वुमेन को बराबर नहीं देखा जाता है, ठीक है। वुमेन से रिलेटेड काफी सारे स्टीरियोटाइप्स हमारे माइंड में है, प्रिजुडिस हमारे माइंड में है, और जब उस पर हम एक्ट करते हैं तब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। और फिर उसका रिजल्ट है वायलेंस, ठीक है। तो इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो रिसेंट अगर कोई न्यूज आइटम है तो वो भी आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं, जिसमें ये थीम जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ना आप बताइए कि फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। अब देखो इसको ना आप बुलेट पॉइंट की फॉर्म में मत लिखना। फॉर्म्स ऑफ वायलेंस आपको बताना है कि कौन कौन से हिंसा के रूप वगैरह होते हैं, और इसके बाद आपको राइट्स भी बताने होंगे, कौन कौन से लेजिस्लेशन है। तो क्या करिए, एक टेबल बना दो, ठीक है, एक टेबल बना दो, और यहां पे लिखिए फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, और यहां पे लिखिए लीगल राइट्स, ठीक है, कौन कौन से लेजिस्लेशन वगैरह आए हैं, और 3-4 बता दीजिए, ताकि जो क्वेश्चन की डिमांड है वो भी फुलफिल हो जाए और आपका स्पेस भी बच जाए, ठीक है। अगर इस तरह से लिखेंगे तो फिर आपके पास स्पेस काफी कम बचेगा, ठीक है। तो यहां पे आप बता दीजिए। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो क्या करिए, एक आप स्क्वायर बनाइए या रेक्टेंगल बनाइए, ठीक है, और यहां से एरो निकाल दीजिए, तो ये भी अच्छा है। तो सिमिलरली फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड लेजिस्लेशन दोनों के लिए आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब देखियो फॉर्म्स ऑफ वायलेंस कौन कौन से क्राइम्स होते हैं। भाई रेप है, डोमेस्टिक वायलेंस है, डाउरी डेथ्स वगैरह होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह होता है, ठीक है। कोर्सिव यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, ये भी एक वायलेंस का रूप है, ठीक है। तो डायमेंशंस को आपको ब्रॉड रखना है, ठीक है। फोर्स्ड मैरिज वगैरह होती है, चाइल्ड मैरिज वगैरह होती है, ये सब क्या है, बेसिकली वायलेंस ही तो है, ठीक है। तो इनको बता दो, और इनके लिए क्या क्या लेजिस्लेशन बनाए गए हैं। भाई आप सबसे पहले हमारे संविधान की बात कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लो, आर्टिकल 14, 15, 16, आईपीसी की बात कर लो, और जो एक्ट वगैरह है इन सब एक्ट को आप जानते हैं। देखिए सारे नहीं लिखने, मेरे पास तो प्रॉपर टाइम होता है तो मैं लिख देता हूं, लेकिन 3 to 4 काफी है, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है, इतने लिख देंगे। बट इस चीज का ध्यान रखना
कि जो मोस्ट रिलेवेंट है वो लिखिए, जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन आना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए चाइल्ड मैरिज एक्ट आना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया ना। ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये एकदम ब्रीफ में आपको लिखने हैं। अब देखिए आती है मेन डिमांड। क्या कहा गया है कि सोसाइटी में ट्रेंड देखने को मिलता है। तो भाई आप एनसीआरबी का डाटा बता दो, और देखो ये डाटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये डाटा आपको पता होना चाहिए। आप एनुअल क्राइम इन इंडिया जो रिपोर्ट आती है उसको कोट कर सकते हैं कि एज कंपेयर टू 2018, अगर हम देखें 2019 में जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन है ये बढ़े हैं, ठीक है। तो उस ट्रेंड को आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आपको यहाँ पे कोट करनी होगी। इसके अलावा देखिए एक सर्वे भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो इसको याद कर लो। देखिए ये स्टडी हुई थी 2011 में, ठीक है। और किसने की थी? इंटरनेशनल मैन एंड जेंडर इक्वलिटी सर्वे इमेजेस, इसने ये की थी। और इस सर्वे में ये पाया गया था कि 68% ऑफ इंडियन मैन, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि वुमेन शुड टॉलरेट वायलेंस। किस लिए? ताकि जो फैमिलीज हैं वो बनी रहें, ठीक है, फैमिलीज बिखरे नहीं। तो 68% जो पुरुष थे, जो इंडियन मैन थे, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया था। तो देखिए ट्रेंड समझ में आ रहा है ना कि ये सब क्यों होता है, ठीक है। दूसरी बात, 65% इस बात को मानते थे कि भाई कभी कभी पिटाई भी जरूरी है, ठीक है, वो डिजर्व करती हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए 92% जो इंडियन मैन थे उनका ये मानना था कि उनको पता है कि ये जो वायलेंस है इसके अगेंस्ट एक लॉ बना हुआ है, ठीक है। तो वो जानते हैं कि लॉ है, लेकिन उसके बावजूद भी पिटाई वगैरह होती है, वायलेंस वगैरह होता है। तो समझ में आ रहा है कि किस तरह से हम क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखिए ये तो हो गया, आपने बता दिया कि भाई सोसाइटल ट्रेंड क्या है और किस तरह से ये जो लेजिस्लेशन है ये इनफ नहीं है, ठीक है। अब आपको बताना होगा इसके कारण क्या है कि भाई ये जो लॉ वगैरह बनाए गए हैं इतने सारे आपने बता दिए, भाई इनके बावजूद भी क्यों क्राइम्स कम नहीं हो रहे। तो देखिए सबसे पहला कारण तो आपके सामने है ही सही कि ये जो लॉज वगैरह बनाए जाते हैं पुअरली फॉर्मुलेटेड, और अगर मान लो अच्छे बन गए तो इनका सही से इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए चाइल्ड मैरिज एक्ट है, ठीक है, और इसमें क्या प्रोविजन है कि इसमें चाइल्ड मैरिज को इनवैलिड नहीं माना गया है। किसी को कंप्लेंट करनी होगी तब जाके एक्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से पुअरली फॉर्मुलेटेड होते हैं, और मान लो अच्छे बन गए तो फिर सही से उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। आप देखिए आपने पिंक मूवी देखी, आपने पिंक मूवी देखी तो किस तरह से एक वुमेन को हैरेसमेंट झेलना पड़ता है, ठीक है। तो इतना आसान ये प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है, काफ़ी डिले होता है, ठीक है। तो वो सारी बातें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पुअर कन्विक्शन रेट, ऑब्वियस सी बात है। देन खाप पंचायत, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको इलीगल बता दिया है, लेकिन आज भी जो विलेजेस हैं वहाँ पे खाप पंचायत जो है एग्जिस्ट करती हैं, और इनका एकदम पैट्रियार्चल माइंडसेट होता है। इनका ये मानना होता है कि जो पति है वो परमेश्वर है, ठीक है, और उसी के हिसाब से पूरे डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं, जिसको फोर्सफुली मनवाया भी जाता है। देन जो हमारी सोसाइटी है ना, इसमें पितृसत्ता जो पैट्रियार्ची है ये कूट कूट के आज भी भरी हुई है। भले ही हम कितने मॉडर्न हो गए हैं, आज भी ये चीज देखने को मिलती है, पति को एकदम परमेश्वर माना जाता है। तो ये पैट्रियार्चल जो माइंडसेट है ये मेन रीजन है जिसकी वजह से इतने लॉज बनने के बाद भी ज़्यादा इम्पैक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा लैक ऑफ एडिकेट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू इंश्योर इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखिए रिसोर्सेज वगैरह ही नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी पुलिस स्टेशन में जाएंगे एफआईआर लिखवाने, ठीक है, अगर मान लो कोई लेडी जाती है तो वो जो पूरा प्रोसेस है ना उसमें काफ़ी हैरेसमेंट वगैरह होता है, ठीक है। तो एडिकेट रिसोर्सेज वगैरह नहीं है, ठीक है। देन जो महिलाएं हैं, जो वुमेन है, उनको पता ही नहीं है कि कौन कौन से राइट्स उनको मिले हुए हैं, ठीक है, कौन कौन से राइट्स उनको मिले हुए हैं, कौन कौन से एक्ट हैं जिनका यूज वो कर सकती हैं, तो पता ही नहीं है। और जब पता नहीं है तो सहती रहती हैं, ठीक है। लैक ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी, भाई जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पुलिस स्टेशन का, तो अगर कोई लेडी वहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाने जाती है तो देखिए अगर एक मेल जाए तो अलग ट्रीटमेंट,
होता है, और अगर फीमेल जाए तो अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? इसी को बोलते हैं लैक ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी। देन फाइनेंशियल डिपेंडेंस। देखिए जो फीमेल हैं वो आज भी डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, जो उनके मेल काउंटर पार्ट हैं, भले ही वो हस्बैंड हो चाहे फादर हो, ठीक है। तो अगर वो एक्सप्लॉइट भी करते हैं तो फिर सहना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आप उन्हीं पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ये सारे कारण हैं जो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, इन सब की भी आप बात कर सकते हो, ठीक है। और देखिए एक चीज और है जो मैं आपको बताना भूल गया। जब हमने बात की थी लेजिस्लेशन की, तो वहां पे आप सुप्रीम कोर्ट के जो इनिशिएटिव हैं उनको भी लिख सकते हैं। क्या क्या थे? विशाखा गाइडलाइंस याद आ रहा है, एक जस्टिस वर्मा कमेटी, ठीक है, तो इनको भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो जुडिशरी है वो भी पिक्चर में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कॉजेस, ठीक है। तो भाई इसकी वजह से जो है ये जो लेजिस्लेशन है ये सही से इंपैक्ट नहीं कर दे पा रहे हैं। अब देखिए आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। अब देखिए जब कोई लॉ बनता है ना, तो उस लॉ का पर्पस क्या होता है? लॉ सोसाइटी को एक डायरेक्शन दिखाता है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, लेकिन क्या वो सोसाइटी मूव करती है? ये बड़ा क्वेश्चन है। और ये किस पे डिपेंड करता है? कल्चर पे। जो सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन है जैसे कि फैमिली, उस पे डिपेंड करता है कि सोसाइटी इन रियलिटी एक्चुअल में किस डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो हमको पहले ना सोसाइटी को ठीक करना होगा, और वो किस तरह से होगा? जब हम उसके इंस्टीट्यूशन को ठीक करें, जैसे कि फैमिली। तो वैल्यू एजुकेशन की बात करिए, ठीक है, वैल्यू एजुकेशन की बात करिए, रोल ऑफ पेरेंट्स की बात करिए, ठीक है। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। और देखिए आप कुछ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यहां पे दे सकते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन टू वुमेन, ठीक है। तो शुरुआत करनी चाहिए हमें कि जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं वहां पे हम रिजर्वेशन दे वुमेन को, क्योंकि अगर वहां पे वुमेन होंगी तो फिर वुमेन रिलेटेड जो पॉलिसीज होंगी वो काफ़ी अच्छे से बनेंगी। हो सकता है कि माइंडसेट चेंज हो जाए, तो यहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंक्लूड करना है, एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक है। आई होप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए ये क्वेश्चन है गवर्नेंस से, एक 15 मार्कर है एंड 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप इसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आर टू इंपॉर्टेंट पिलर्स किसके? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के। तो एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हाईलाइट द पोटेंशियल एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कहां पे लड़ाई हो सकती है दोनों के बीच में, इन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। ये एक क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, क्या सोचते हैं, देर इज नीड फॉर मोर क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द टू। तो भाई देखिए यहां पे आंसर तो यहीं पे छुपा हुआ है, अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो डेफिनेटली मोर क्लियर डिवीजन होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो आप इसको मना तो कर ही नहीं सकते हो कि भाई नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका सोल्यूशन तो देना पड़ेगा ना, और सोल्यूशन यही है, ठीक है। तो भाई अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं एक बार उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन की थीम क्या है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो हमारे मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, आप एग्जांपल ले सकते हैं, एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो आप लोग बनने वाले हैं, आईएएस आईपीएस, इनकी आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट पिलर है। तो इसी से शुरुआत कर दो कि भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट पिलर है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए आप चाहें तो समझा दो कि भाई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है और परमानेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या कहा गया है, हाईलाइट द पोटेंशियल एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये एरियाज आपको बताने होंगे कि कौन कौन से एरिया हैं जहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपको बताना होगा कि भाई क्या क्लियर डिवीजन की जरूरत है, डेफिनेटली जरूरत है, तो वो क्यों है ये आपको बतानी होगी, ठीक है। और उसके बाद आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे। और देखिए जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे ना उतना आपको फायदा मिलेगा
पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, देन एरियाज बताइए। ठीक है, देन भाई क्यों क्यों क्लियर डेफिनेशन की जरूरत है, एंड सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा। अब देखिए बात आती है वे फॉरवर्ड की, तो देखिए वे फॉरवर्ड में इसी में मर्ज कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि वैसे ही काफ़ी पार्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे से इनको आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, आप चाहें तो वे फॉरवर्ड भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए इंट्रोडक्शन, तो भाई किस तरह से आप इंट्रोड्यूस करोगे, तो देखिए बात हो रही है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। और देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में परमानेंट एंड पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए जो परमानेंट सिविल सर्विस है, जो एग्जीक्यूटिव है, इनका क्या काम होता है, इनका काम बेसिकली होता है जो पॉलिसी बन गई ना उसको इम्प्लीमेंट करना। बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव है उसका यही काम होता है कि पॉलिसी को आपको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन जब हम बात करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव की, तो देखिए क्योंकि ये फील्ड पे रहते हैं तो इनको अच्छे से आइडिया होता है कि भाई क्या सोसाइटल नीड्स है, तो उसके हिसाब से ये सजेशंस भी दे सकते हैं, एडवाइस भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वो भी इनका काम हो जाता है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन दोनों में इनका काम होता है। और देखिए जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, तो वहां पे मेन चीज क्या होती है, वेलफेयर। ठीक है, तो इसलिए इनका जो रोल है वो काफी क्रूशियल है। ठीक है, समझ में आ गया। एंड ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपल आपके आंसर में आना चाहिए, क्योंकि इसी से आप बता पाएंगे एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और इसके लिए आपको 3 कीवर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1 न्यूट्रलिटी क्या होती है, एनोनिमिटी क्या होती है, और थर्ड वन इज इम्पार्शियलिटी। ठीक है, तो यही बेसिस है रिलेशनशिप का जो आपको यहां पे मेंशन करना होगा। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि न्यूट्रलिटी क्या होती है, एनोनिमिटी क्या होती है, इम्पार्शियलिटी क्या होती है, ताकि फिर हम आराम से इस क्वेश्चन को देख लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं, जस्ट ए मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रलिटी की। ठीक है, न्यूट्रलिटी, देखिए इसका मतलब क्या है कि आप न्यूट्रल रहोगे। और किससे न्यूट्रल रहोगे, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी की गवर्नमेंट है। ठीक है, आपको सबके लिए सेम एंथुजियाज्म से काम करना है। ठीक है, ये होती है न्यूट्रलिटी। आपका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी भी तरह का एफिलिएशन नहीं होगा। ठीक है, किसी भी तरह का एफिलिएशन नहीं होगा। और क्या पॉइंट लिख सकते हो समझाने के लिए, देखिए इसका ये भी मतलब है, देखिए पॉलिसी बनाना परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है, लेकिन वो सजेशन देता है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो उसने सजेशन दिए हैं वो नहीं माने गए हैं, और जो पॉलिसी बनी है वो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू उससे एकदम अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, आपको न्यूट्रल रहना है। मतलब आपको उस पॉलिसी को भी एकदम उसी तरह से इंप्लीमेंट करना है जैसे कि वो पॉलिसी जिसमें आपके सजेशन माने गए थे। तो इसको कहा जाता है न्यूट्रलिटी। दूसरा क्या होता है, एनोनिमिटी। एनोनिमिटी, ठीक है, मतलब आप एनोनिमस रहोगे। देखिए आपको अपना काम इस तरह से करना है जैसे आप पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, आपको सामने आना ही नहीं है, आपको केवल अपना काम करना है। उसमें अगर सक्सेस मिलती है तो उसका क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा, और अगर उसमें सक्सेस नहीं मिलती है तो उसकी जो क्रिटिसिज्म होगी वो भी आपको नहीं मिलेगी। वो किसको मिलेगी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। क्यों, क्योंकि वही मेनली रिस्पॉन्सिबल है किससे, जनता के प्रति, और वो उसी को हटाएगी, आपको नहीं हटा सकती। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एनोनिमिटी। ठीक है, तीसरा कौन सा आता है, इम्पार्शियलिटी। तीसरा आता है इम्पार्शियलिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सामने वाला बंदे का बैकग्राउंड क्या है, बिना किसी बायस के आप डिसीजन लेंगे। ठीक है, रेस रिलीजन से आप प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है उससे आप प्रभावित नहीं होंगे। इसको कहा जाता है इम्पार्शियलिटी। ठीक है, तो ये तीनों जो डेफिनेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए आज की डेट में क्या होता है, जो सिविल सर्वेंट है ये जब फील्ड पे जाते हैं तो इनके साथ साथ इनका कैमरा भी जाता है। ठीक है, कुछ भी काम करेंगे सबसे पहले यूट्यूब पे आएगा, सबने अपने चैनल बना रखे हैं। तो क्या आप एनोनिमिटी को फॉलो कर रहे हो क्या? ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इंट्रोडक्शन हो गया,
अब आपको बताना होगा एरियाज ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए ये सारे पॉइंट ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसीलिए वो शुरू में मैंने बताया था। अब एकदम ब्रीफ में देख लेंगे। नंबर 1, एम्बिग्यूटी एंड एडोकिज्म इन पॉलिसी प्रेफरेंसेस। देखिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, दोनों का रोल आता है, लेकिन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकते हैं, प्रेफरेंसेस अलग अलग हो सकती हैं। देखिए कैसे, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, मान लो कोई मिनिस्टर है, वो क्या देखेगा, इलेक्शंस को देखेगा, तो वो शॉर्ट टर्म की बात करेगा, जबकि जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे वो शायद लॉन्ग टर्म की बात कर सकते हैं। तो एक तरह का एम्बिग्यूटी देखने को मिल सकती है। देन डिफरेंस इन ओपिनियन इन पॉलिसी मेकिंग, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, ठीक है। हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। वायलेटिंग नॉर्म्स ऑफ न्यूट्रलिटी, मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन क्या आज ऐसा होता है? देखिए न्यूट्रलिटी क्यों जरूरी है, ताकि ट्रस्ट बना रहे किसके बीच में, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है एंड जो परमानेंट है, दोनों के बीच में। लेकिन आज देखिए जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है तुरंत ब्यूरोक्रेसी में रीशफलिंग हो जाती है, यार वो तो मेरा बंदा है। तो क्या न्यूट्रलिटी फॉलो हो रही है? डेफिनेटली नहीं हो रही है। देन वायलेटिंग नॉर्म्स ऑफ एनोनिमिटी, ये इसका भी मैंने आपको एग्जांपल दिया। आज देखिए बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो खुले तौर पे अपनी जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन डिफरेंस इन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स, देखिए इसका क्या मतलब हुआ। देखिए जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं उनमें एक बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। वो डिफरेंस क्या है कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? जो पॉलिटिशियन है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो वो कोशिश करेंगे कि वो डिसीजन लिए जाएं जो जनता में फेमस हो, जिससे जनता वोट देगी, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म है उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। देन इंटरफेरेंस इन डिसीजन मेकिंग, देखिए भाई जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिशियन की है तो वो तो वही चाहेगा ना कि यही डिसीजन आप लो, तो वो इंटरफेयर करता रहेगा। और अगर आप नहीं मानोगे तो भाई ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, प्रमोशन में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे कि भाई कहां पे एरियाज ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब बात आती है कि भाई क्यों जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको हमको क्लियरली डिफाइन करना चाहिए। तो देखिए अगर आप क्लियरली डिफाइन नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, दोनों एक दूसरे पे इंक्रोच करेंगे जो आपका डोमेन है। और इससे क्या होगा, इससे पॉलिसीज इंप्लीमेंट होने में काफी डिले हो जाएगा और अल्टीमेटली जो वेलफेयर ऑफ पीपल है उस पे इसका नुकसान होगा। देन देखिए अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो क्या हुआ, जो पॉलिटिकल क्लास है वो आपका मन मर्जी से आपका ट्रांसफर वगैरह कर देगी अगर आप उनको पसंद नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? देन लैक ऑफ एफिशिएंट फंक्शनिंग, देखिए अगर पॉलिटिकल क्लास इंक्रोच कर रही है, आपके हर डिसीजन में इंटरफेयर कर रही है, तो क्या होगा, आप अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाओगे और अल्टीमेटली जो पीडी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उस पर इसका निगेटिव इंपैक्ट होगा। समझ में आ गया? चलिए अब आता है कंक्लूजन, भाई किस तरह से कंक्लूड करोगे। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी पॉलिटिकल क्लास है ना, इनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है इनको फॉलो करना चाहिए जब वो कोई डिसीजन लेते हैं। और देखिए जो डिसीजन लिया जा रहा है उसमें जो सोसाइटल नीड्स है उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। सोसाइटल नीड्स जो बहुत जरूरी है, पॉपुलिस्ट प्रेशर में काम नहीं करना है, ठीक है। जो सोसाइटी की नीड्स हैं आपको उसको लेके चलना है, जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आपको फॉलो करना है। और जब ऐसा होगा तब आप कह सकते हो कि जो फ्रिक्शन के जो चांसेस हैं वो काफी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े। चलिए तो भाई अब आता है हमारा अगला सेगमेंट जहां पे हम एक लर्नर की आंसर शीट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है वुमेन्स राइट्स वाला। इसमें शुरुआत इन्होंने की है ILO 2019 23.5% जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। अब देखो ये डाटा आपका सही हो सकता है, मैं उसमें कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये रिलेवेंट है क्या?
यहाँ पे पूछा गया है कि क्राइम्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो वैसा कोई डाटा आपको दिखाना होगा। ये तो बेसिकली आप इनइक्वलिटी की बात कर रहे हो जो कि इसकी की डिमांड नहीं है, तो इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा। देन करंट पोजीशन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, भाई क्वेश्चन में कहां पूछा गया है कि सोसाइटी में वुमेन की करंट पोजीशन क्या है, कहीं नहीं पूछा गया, तो आप ऐसी हेडिंग क्यों लिख रहे हो? हेडिंग आपकी चेंज होनी चाहिए, ठीक है। और किस तरह से वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। देखिए आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे हो और वही सर्वे इमेजेस वाला वो आपने कोड किया है। एजुकेशन की आप बात कर रहे हो, देखो इसका कोई मतलब नहीं है एजुकेशन का, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, और अगर होगा भी तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट नहीं होना चाहिए। देन आपने बात की है रेप, देखो स्पेलिंग सही करो। आपने ये बताया है कि आज भी काफ़ी सारे रेप्स वगैरह होते हैं, काफ़ी अलार्मिंग है। देखो कुछ डाटा आना चाहिए, यहाँ पे कुछ डाटा आना चाहिए। आप विशाखा गाइडलाइन की बात कर रहे हो। अब देखो यहीं पे थोड़ा स्टॉप करते हैं। देखिए कंटेंट आपके पास है, लेकिन आपके पास क्या चीज़ नहीं है? स्ट्रक्चर आपके पास नहीं है। जो क्वेश्चन की डिमांड है ना, उसको आपने नहीं समझा है। फ्लो देखिए क्वेश्चन का, उसके हिसाब से बढ़िए। पहले बताइए कि कौन कौन से क्राइम्स होते हैं, कौन कौन से लेजिस्लेशन है, किस तरह से उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, पहले वो तो बताइए। उसके बाद बताइए कि क्या ट्रेंड है, ये सब तो बाद में आना है। और इसमें भी देखिए जो आपने पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करना था ना, वो आपने नहीं किया है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि सारे पार्ट्स आपके एड्रेस हो जाने चाहिए। इसके बाद मैरिटल रेप की आप बात करो, ये पॉइंट सब सही है, खाप पंचायत, ये सब पॉइंट सही है, लेकिन इनको अच्छे से लिखो। स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि कंटेंट आपके पास है, लेकिन जो क्वेश्चन का फ्लो है उसके हिसाब से आप आंसर नहीं लिख रहे हो। देन आपने लिखा है वे फॉरवर्ड, मोर नंबर ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, स्पेशल कोर्ट्स वगैरह होने चाहिए। डिस्पाइट मेनी स्ट्रिक्ट लॉज, माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। देखो मेन जो थीम थी ना, वो यही थी कि सोसाइटी का माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है, और इस पे केवल आपने 2 से 3 लाइन लिखी है ना। तो देखिए वही बात है कि आप कॉन्टेक्स्ट को समझ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है, कि किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे आपको कम फोकस करना है, ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं आपको ये बताना है। भाई इतने लॉज आपने बना दिए, लेकिन उसके बावजूद भी केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? आप क्या बता रहे हो कि केसेस बढ़ रहे हैं, जबकि पूछा क्या गया है केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। इसमें आई होप आपको डिफरेंस समझ में आता होगा, ठीक है। और जैसे ही आप इस डिफरेंस को समझ जाएंगे, समझ लो आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल्स हैं वो एकदम बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब आपने कंक्लूड किया है कि करंट ट्रेंड ऑफ गिविंग राइट्स टू वुमेन लीगली एंड टेकिंग अवे बाय द सोसाइटी इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। लॉ देखो भाई स्पेलिंग, ठीक है, LA, ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नीड्स टू प्रोएक्टिवली इंप्लीमेंट दीज लॉज। देखो इंप्लीमेंटेशन की तो बात नहीं करनी चाहिए ना भाई, लॉ है, लेकिन उसमें उसके बावजूद भी इश्यूज हैं। तो एक लार्जर डायमेंशन में सोचिए, आप बिहेवियरल चेंजेस की बात कर सकते हैं, तो एक वो तरीका होगा अच्छे से कंक्लूड करने का, तो वो मुझे यहाँ पे मिसिंग लगा, ठीक है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन है, इसको फॉलो करिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, इसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं था, इसीलिए मैंने काफ़ी टाइम दिया इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसीलिए मैंने काफ़ी टाइम दिया इस क्वेश्चन को। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए अब आता है सेकंड क्वेश्चन, और इसमें इन्होंने शुरुआत में डिफाइन किया है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, और फिर आपने डिफाइन किया है परमानेंट एग्जीक्यूटिव को। अब देखिए ये जो आपने इतना सब लिखा ना, इतना सब लिखा, ये केवल इतना लिख के आप काम कर सकते थे। मैंने पहले ही इसको बना लिया था ताकि टाइम बचेगा। तो देखिए इस तरह से इनोवेशन करना सीखिए, आपको स्पेस बचाना है। तो इतना जो आपने लिखा है ये सिंपल एक एरो डायग्राम में हो सकता था। एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल, परमानेंट, क्या मेन डिफरेंस है? इलेक्टेड होते हैं, ये अपॉइंटेड होते हैं, इनका फिक्स पीरियड होगा, इनका फुल टाइम होता है। एग्जाम्पल दे दो, मिनिस्टर्स एंड IAS, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इस तरह से आप अपना टाइम और स्पेस दोनों ही बचा सकते हैं, और ऐसा करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप और डायमेंशन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और देखिए थोड़ा अच्छे से शुरुआत करिए, ठीक है, और किस तरह से करनी है ऑलरेडी मैं काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूं। भाई क्यों क्रूशियल है इसको बता दो ना, इंपॉर्टेंस को बता दो,
पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेशन, तो वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब आपने लिखा है कि दो देयर बेसिक एरिया ऑफ फंक्शन इज सेम। ठीक है, आप बता सकते हैं कि भाई पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है, इन्फोर्स लॉज, पॉलिसी मेकिंग, मेनी एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि पॉलिसी मेकिंग में ट्रेड ऑफ होता है, ये सही बात है। इंटरफेरेंस, ये भी सही बात है। ठीक है, देन ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट, ये भी सही बात है। लेकिन इसके अलावा भी और सारे पॉइंट है, वो आपने नहीं लिखे हैं। ठीक है, वो आपने नहीं लिखे हैं, तो भाई एनालिसिस करिए और पॉइंट्स ढूंढिए, क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स मिल जाते हैं। देखिए, जब भी सिविल सर्विस की बात आएगी ना, तो जो 3 की प्रिंसिपल हैं, इम्पार्शलिटी, एनोनिमिटी एंड न्यूट्रलिटी, ये आपके आंसर में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना इसके कोई भी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो आनी चाहिए, और वो मुझे यहाँ पे मिसिंग लगी। इसके अलावा एक और होता है इम्पर्सनलिटी। ठीक है, इम्पर्सनलिटी, और मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको जो है सर्च करो। ठीक है, इम्पर्सनलिटी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जब हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की। फिर आपने क्या लिखा है कि मोर कोलैबोरेटिव अप्रोच की जरूरत है रादर देन कंप्लीट सेपरेटिस्ट अप्रोच। देखो, ये अप्रोच तो आज भी नहीं है, ये कभी हो भी नहीं सकती है कंप्लीट सेपरेशन। तो इस तरह के वेग पॉइंट आपको नहीं लिखने चाहिए। ठीक है, इस तरह के वेग पॉइंट आपको नहीं लिखने चाहिए। और देखिए, कुछ और पॉइंट्स आपको ऐड करने होंगे जो आपने नहीं किए हैं, तो और एनालिसिस की जरूरत है, कंटेंट को एनालिसिस करने की यहाँ पे जरूरत है। अब देखिए, आप ये बता रहे हो कि both the permanent and political executive have to deal with requirements and welfare of people, ये आपने बताया है। और फिर आपने ये कहा है कि efficient evaluation of activities, mutual respect, some restrictions। देखो, आप solution दे रहे हो, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्यों जरूरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना। ठीक है, तो पूछा कुछ और गया है, आप बता कुछ और रहे हो, आप सोल्यूशन बता रहे हो, जो ठीक है बता सकते हो, लेकिन काफी ब्रीफ में। वो की डिमांड नहीं है। की डिमांड क्या है कि क्यों ये क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए, जिसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, तो समझ गए इशू क्या है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही उसको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, फिर आपने क्या लिखा है, देयरफॉर दीज स्टेप्स कैन मिटिगेट द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड ब्रिंग मोर कोऑपरेटिव एफर्ट्स टू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ओके कंक्लूजन है। और अच्छा होता आप यहाँ पे सेकंड एआरसी की बात कर सकते थे। ठीक है, जस्ट अभी मेरे माइंड में आया, सेकंड एआरसी रिकमेंडेशन की आप बात कर सकते थे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन होता। आप सिविल सर्विस बोर्ड की यहाँ पे बात कर सकते थे, तो वो भी अच्छा होता, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, प्रमोशन के लिए। ठीक है, तो कोई सोल्यूशन देने की बात आप यहाँ पे कर सकते थे। ठीक है, तो ये मेरी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन है। आई होप आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। और देखिए, आपने ना काफ़ी शॉर्ट में आंसर लिखा है, काफ़ी शॉर्ट में आपने आंसर लिखा है, तो थोड़ी सी जो वर्ड लिमिट है इस पर भी फोकस करिए। ठीक है, इस पर भी आप फोकस करिए, क्योंकि अगर शॉर्ट आंसर लिखेंगे तो जो पूरी जो डिमांड है उसको आप एड्रेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा सेशन है यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे इनिशिएटिव को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।